नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज अड्डा में। मैं हूं नीरज बाजपेयी और आज अड्डा इस बात पर होगा, इस बात पे बातचीत होगी कि लॉकडाउन की स्थिति का जायजा लिया जाए। चौथा चरण लगभग पूरा होने वाला है। आगे आने वाले समय में पांचवा चरण होगा या नहीं होगा अभी मैं नहीं कह सकता, लेकिन परिस्थितियां क्या हैं? क्या लॉकडाउन बढ़ना चाहिए या लॉकडाउन को बहुत सीमित जगहों पे लगाना चाहिए या कुछ जगहें जहां पे कंप्लीट लॉकडाउन की ज़रूरत है? इन सब मुद्दों पे बातचीत होगी क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अभी बहुत छितराई हुई हैं। कहीं कहीं कुछ शुरू हुई हैं, कहीं कहीं कुछ नहीं शुरू हुई हैं, और कुछ रेड जोन ऐसे इलाके हैं जहाँ पे लगता ही नहीं कि यहाँ लॉकडाउन है, और कुछ ऐसे इलाके जैसे लगता है यहाँ पे पूरा लॉकडाउन है। तो ऐसी विषम परिस्थिति, ऐसी स्थिति में आगे की स्थिति क्या बनेगी और लॉकडाउन कितना सफल रहा, इसी पे बातचीत आज हम आवाज़ अड्डा पे करेंगे। आपका मेहमानों से हम पहले परिचय करा दें। हमारे साथ है सैयद जफर इस्लाम साहब, भाजपा के प्रवक्ता हैं। साथ ही सुरेंद्र राजपूत जी हैं, कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता हैं। डॉक्टर JS अरोड़ा हैं जो मरीज सुरक्षा के WHO के एडवाइज़र हैं, और आलोक मेहता जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ अक्सर जुड़ते हैं ये, और साथ ही CSDS के प्रोफेसर अभय दुबे जी हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा शुरू करूं, बस एक ही निवेदन है कि एक दूसरे की बात सुनने के बाद ही जवाब दें और भाषा की मर्यादा का ज़रूर ख्याल रखें। मैं आज शुरुआत डॉक्टर JS अरोड़ा जी आपसे करूँगा। WHO की जो गाइडलाइंस है उसके संदर्भ में ही अब तक की जो हमारी स्थिति है, 4th राउंड ऑफ लॉकडाउन हम लगभग कंप्लीट कर रहे हैं। क्या स्थिति बन रही है हमारी मरीजों की संख्या देखते हुए, मोर्टेलिटी देखते हुए, रिकवरी रेट देखते हुए, कि हमें इस समय क्या करना चाहिए? देखो, ऐसा है कि अगर हम आज की परिस्थिति देखते हैं कि आज तक हमने करीब जो है 32-33 लाख तक टेस्ट किए हैं और उसमें से 1,65,000 तक पॉजिटिव हैं। यानी कि हमारा जो है वो कंफर्मेशन रेट जो है वो 5% है, और उसमें से करीब 3% जो है वो डेथ रेट है। तो अभी जो हमने अगर ये कंपेयर करूँ, मैं आपसे थोड़ा एग्जांपल देना चाहूँगा। स्वीडन के अंदर जहाँ की लॉकडाउन बिल्कुल नहीं हुआ, वहाँ पर भी जो है जो आपका कंफर्मेशन रेट था वो अपने बढ़ता गया धीरे धीरे, और लेकिन मोर्टेलिटी उससे भी ज़्यादा हुई। तो यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि जैसे आप लॉकडाउन 4 के बाद लॉकडाउन 5, हम जो भी होगा परिस्थितियाँ मालूम नहीं है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि उसके अंदर जो है जो बड़े बड़े सिनेमा हॉल हैं या बैंक्वेट हॉल हैं या रिलीजियस प्लेस है, एजुकेशन, वो नहीं खुलेंगे, लेकिन बाकी जो संस्थाएँ हैं, चाहे शॉप हैं, वो सब खुलने वाली हैं, फैक्ट्रीज़ खुलने वाली हैं। तो इतने ज़्यादा अगर खुलेंगे तो ये तो केस बढ़ेंगे ही। और ये जो आज की स्थिति 1,65,000 है, ये हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 15 जून तक करीब 3,40,000 तक हो जाएगी, और जुलाई में ये 5 लाख तक हो जाएगी। और जुलाई में जो आज है करीब 7,000 की रेंज में आ गया पर डे का, तो जुलाई में ये करीब 15,000 के रेंज में आ जाएगा। तो ये जुलाई में जो इसका अगस्त में इसका पीक आने वाला है, यह बहुत मुश्किल है। एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि बहुत से जो राज्य हैं, जैसे राजस्थान है, जम्मू कश्मीर है, और राज्य हैं, वो चाह रहे हैं कि जुलाई में हम स्कूल खोल देंगे। लेकिन स्कूल तो खोल देंगे, लेकिन स्कूल में ये है कि स्कूल के अंदर जितना मर्जी हम कर लें, सोशल डिस्टेंस उतना नहीं होगा, और वो एक विस्फोटक स्थिति पैदा हो जाएगी। और यहाँ तक कि पेरेंट्स भी जो हैं वो नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चे जो है स्कूल में जाएँ, और उनको जो एक डर जो भय रहेगा वो बना रहेगा। जो 10th और 12th के एग्ज़ाम है जुलाई में होने वाले हैं, वो भी एक समस्या का विषय है। तो मेरे हिसाब से जो अभी होने वाला है, अव्वल तो ये लॉकडाउन पहले लगता तो और अच्छी बात थी, लेकिन अभी जो लगा है इसमें एक और बताना चाहूँगा आपको कि हम कहते हैं कि रोकने के लिए 3 चीज़ हम मानते हैं: सोशल डिस्टेंस, मास्क और हैंड हाइजीन। जहाँ तक सोशल डिस्टेंस का सवाल है, वो भारतवर्ष में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप कितना भी शोर मचा लोगे, आप ठीक है जहाँ पुलिस है वहाँ थोड़ी देर रख सकते हो। आपने देखा ही है हमारे पीछे जो ठेके खुले थे, या रेलवे स्टेशन पे हम देखते हैं, बस अड्डे पे देखते हैं, तो वहाँ सोशल डिस्टेंस नहीं हो पाता। और ख़ास तौर से गाँव में जब मजदूर जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, तो सोशल डिस्टेंस तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर हमारे जो जनसंख्या है, जो आम जनता है, अगर वो उसको जो है कि मास्क पहनती है और हैंड हाइजीन रखती है, तो हम बचा पाएंगे, नहीं तो ये बचाना बहुत मुश्किल है। और बहुत लकीली हम ये हमारे लिए अच्छा है भारत के लिए कि हमारा डेथ रेट बहुत कम है, तो उसका हमें जरूर फायदा मिल रहा है, चाहे हमारी इम्यूनिटी है, BCG वैक्सीनेशन है, डॉक्टर अरोड़ा, और भी जो चीज़ें हैं, जैसे हमारा कोई परिस्थिति इस समय है। मैं छोटे जवाब आपसे चाहूँगा। आप कह रहे हैं कि जुलाई अगस्त तक जाके ये पीक होगा और जुलाई में 15,000 पर डे के आंकड़े और 5 लाख तक हम पहुँच सकते हैं, लेकिन जो माइग्रेंट लेबर ट्रेनों से इधर बहुत भेजे गए हैं, प्राइवेट व्हीकल्स अलाउड किए गए हैं, बसेस चली हैं, तो पर्पस तो हो गया। एक आदमी अगर 300-400 आदमियों को इन्फेक्ट कर सकता है तो फिर फ़ायदा क्या है ना, फिर काम तो हो गया है।
हाँ, मैं तो वही कह रहा हूँ। अभी तो जो अब ये तो मैंने वो बोला है कि अगर हम जो टेस्टिंग इतनी रख रहे हैं तो, लेकिन जो गांव में हमारे प्रवासी मजदूर गए हैं उनका तो टेस्टिंग भी नहीं हो पाएगा। आप ये देखोगे कि अगर उनमें से कोई बीमार होता है, उसको हॉस्पिटल जाने के लिए जाने का समय नहीं मिलेगा। उसका तो पहले ही हो सकता है, जितनी जो ठीक है यंग बच जाएंगे अलग बात है, किसी को अगर प्रॉब्लम है, अगर डेथ होनी है तो मालूम भी नहीं पड़ेगा कि उसकी डेथ कोविड से हुई है या नहीं हुई है। और जो प्रवासी मजदूरों में होगा, जो अपने आप ठीक हो जाएंगे तो मालूम नहीं होगा। ये फिगर तो मैं वो बता रहा हूँ जिस फिगर की हमारी टेस्टिंग हो रही है। अगर हम टेस्टिंग थोड़ी बढ़ाते हैं तो हमारे फिगर्स और बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाले हैं। हमारी टेस्टिंग बहुत अभी कम है। ये ठीक है कि हम मानते हैं हम पूरे इंडिया को टेस्टिंग नहीं कर सकते, लेकिन इतनी टेस्टिंग के अंदर भी इतना विस्फोटक होने वाला है, ये हमें समझ लेना चाहिए। सुरेंद्र राजपूत जी, क्या होना चाहिए, क्योंकि जो अरोड़ा साहब कह रहे हैं कि अगर लॉकडाउन नहीं रखा गया या और सख्ती नहीं रखी गई या लोगों के अंदर इतनी जागरूकता नहीं आई तो मुश्किलें और बढ़ेंगी। अभी तो पीक हमने देखा ही नहीं है, पीक तो जुलाई अगस्त में आएगा। देखिए नीरज भाई, सच्चाई डॉक्टर अरोड़ा बता रहे हैं, इसको लेकर के किसी को भी कोई दो राय नहीं है। सतर्कता आवश्यक है, डरने की आवश्यकता नहीं है, और सतर्कता के साथ हमारी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को चालू होना चाहिए, जो इस वक्त चालू हो भी रही हैं। हमारी 2-3 बातें हैं जिन बातों को लेकर के हम सब लोगों को मेरे ख्याल से एक मत होंगे। नंबर 1 जो बात है, शुरुआत से ही हम जो इस चीज पर एम्फेसाइज कर रहे हैं, श्री राहुल गांधी जी एम्फेसाइज कर रहे हैं कि लगातार जितनी ज्यादा टेस्टिंग करेंगे, जितना ज्यादा ट्रेसिंग करेंगे, जितना ज्यादा हम अपने वनरेबल पेशेंट्स को बचाने की बात करेंगे, उतना ज्यादा अच्छा होगा। आज की डेट में इस सारे व्यवस्था को, लॉकडाउन की व्यवस्था को वैज्ञानिक तरीके से, स्मार्ट तरीके से लगाए जाने की आवश्यकता है। जहां पर आवश्यकता है वहां लगाएं, जहां पर आवश्यकता नहीं है वहां पर न लगाएं। जैसे कि सारे का सारा निर्णय केंद्र पर आधारित न होकर के जिले पर आधारित होगा, और जिले का अगर जिला अधिकारी उस निर्णय को लेगा तो उसे मालूम होगा कि किन जगहों पे हमें लॉकडाउन करना है, पूरे जिले को लॉकडाउन करना है या 10-20 गांवों को लॉकडाउन करना है। तो अगर आप इस तरीके की विकेंद्रीकृत व्यवस्था को लेंगे और डीएम के उसमें जिले के लेवल पे अधिकार देंगे डीएम को उस आपदा से लड़ने के लिए, तो निश्चित तौर पर और प्रभावी ढंग से लड़ पाएंगे। जिले के स्तर पे अगर हम टेस्टिंग और ट्रेसिंग की बात करेंगे, क्योंकि टेस्टिंग ट्रेसिंग आप जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि अगर हम इतनी करेंगे तो इतने दिखेंगे, इससे ज्यादा करेंगे तो इससे ज्यादा दिखेंगे। ये जो बात है ना, ये सबसे आदमी को वो करती है, कंफ्यूज करती है। हमारा ये मानना है कि जितनी ज्यादा हम टेस्टिंग बढ़ा देंगे, उतना ज्यादा हम आइसोलेट कर पाएंगे अपने पेशेंट्स को, उतना ही ज्यादा हम उनकी केयर कर पाएंगे, और जो बचे लोग हैं उतनी ही तेजी से उनसे काम करा पाएंगे और उनसे संक्रमण इनमें ना पहुंचे, इसका हम काम कर पाएंगे। क्योंकि अब पूरा देश अवेयर हो चुका है कि सोशल डिस्टेंसिंग क्या है, फिजिकल डिस्टेंसिंग क्या है, कहां पर हमें खोलना है, किस किस चीजों से फैलता है, किस किस चीजों से रुकता है, और सारी की सारी चीजें। पीक आएगा तो आएगा, हम लोग कहां वो रोकने की बात कर रहे हैं। हम हिंदुस्तानी है, हमने तो दुनिया की बड़ी बड़ी चीजों को हराया है, इसको भी हराएंगे और समय रहते हुए हराएंगे। तो हमारा सरकार से एक ही निवेदन है कि जो काम करे वैज्ञानिक करे, जो काम करे स्मार्ट करे, जो निर्णय ले, चुकी अब आपके पास साधन भी उपलब्ध हो गए हैं और अनुभव भी आ गया है। जो भी आप बात कहें, सब लोगों से बात करके। जफर इस्लाम साहब, टेस्टिंग की जोर है कि टेस्टिंग खूब की जाए और स्मार्टली काम करें, यही एक तरीका है क्या? मेरा तो इस पे भी बहुत गंभीर आरोप है कि टेस्टिंग कैसे करेंगे आप? एसिम्प्टोमेटिक है कोई व्यक्ति तो कैसे करेंगे आप? अब आप 137 करोड़ की पॉपुलेशन में कैसे पकड़ के सबको घर से निकाल के टेस्ट करेंगे? टेस्ट तो उसी को होगा ना जिसके सिम्टम होंगे। डॉक्टर अरोड़ा जो कह रहे हैं, मेरा तो सवाल ये कि टेस्टिंग दिल्ली सरकार ने मना कर दिया है कि एसिम्प्टोमेटिक की हम टेस्ट ही नहीं करेंगे। कैसे पता लगेगा कि किस व्यक्ति का टेस्ट किया जाए? जफर भाई देखिए नीरज जी, मैं आपको 2-3 बातें कहना चाहता हूँ। जब लॉकडाउन 1 हुआ था तब तक हम एक ऐसे वायरस से डील कर रहे थे, लड़ रहे थे, जिसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं थी। ना उस वक्त कोई डॉक्टर उस पर कमेंट करना चाहता था, ना कोई वर्ल्ड WHO, ना फॉर दैट मैटर कोई भी नहीं। सबके लिए वो अननोन एंटिटी था। आज 2 महीने बाद, 1.5 महीने बाद आज ऐसी स्थिति में हम लोग हैं
कि हम उसको बारे में एटलीस्ट जानते हैं कि उसका किस तरह से पैनापन होता है, कहाँ होता है, किसके लिए होता है, किसको बचना चाहिए, क्या प्रोटोकॉल, कैसे इसको डील किया जाता है और क्या इसका इम्पैक्ट है, और वो सब कुछ सारी जानकारी आज हमारे पास है। इसलिए आप देखिए इस चीज से बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए कि जो नंबर्स बढ़ रहे हैं, नंबर्स बढ़ने वाले थे, लेकिन यहाँ नंबर्स तो अगर आप देखिएगा फ्लू का भी टेस्ट होगा तो इससे ज्यादा नंबर आएंगे। आज कई आंकड़े देखिए देश पूरी दुनिया में चल रहे हैं कि जो 3 महीने में जो डेथ हुई है उसमें फ्लू में कितनी हुई और कोविड-19 उस वक्त जरूरी इसलिए था कि आप इसके बारे में बिल्कुल आपको कोई जानकारी नहीं थी। अब जानकारी है, इसके लिए ईजिंग आउट होना चाहिए। और लॉकडाउन में ये जाहिर है अकेले नहीं, सरकार जो है, आपने देखा होगा कि माननीय होम मिनिस्टर साहब ने सारे चीफ मिनिस्टर से खुद से वार्तालाप की, सबकी चीजें को समझा है और मुझे लगता है कि आगे के जो रूपरेखा होगी जो उनके फीडबैक के बेसिस पे होगी। और इकोनॉमिक एक्टिविटी आपने भी देखा, जीडीपी का नंबर भी आया। अभी जीडीपी का नंबर इस तरह से आगे आने वाले दिनों में इसमें इंप्रूवमेंट हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हो। ये क्वार्टर तो बिल्कुल खत्म ही हो गया है, लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हो, इसलिए मुझे लगता है कि ईजिंग आउट होना चाहिए और उसके लिए सभी लोग चाहते हैं कि ईजिंग आउट होना चाहिए। कोई अब आपको अगर मालूम हो गया, जफर भाई, जब आप ईज आउट कह रहे हैं, ईज आउट का मतलब क्या है? मुझे ईज आउट का मतलब समझाइए। ईजिंग आउट होना चाहिए, क्या होना चाहिए? इसमें ऐसा होना चाहिए कि आपको एक प्रोटोकॉल के साथ आपको बहुत सारी चीज इजाजत, आज जैसे अगर आपको था कि आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, 4 दीवारी के अंदर रहना चाहिए, वो अब उसकी परमिशन तो धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि पहले में क्या थी और आज में क्या है। तो जाहिर है आपको बहुत सारी परमिशन मिली है और कुछ प्रोटोकॉल एसओपीज को फॉलो करने के साथ साथ उसी तरह से अब बहुत सारे जो जैसे हवाई उड़ाने तक चलने लगी, ट्रेनें चलने लगी, ये चलने लगी। अब नॉर्मलसी के तौर की तरफ जाने के लिए जो भी कदम उठाने हैं वो उठाने चाहिए। स्टेट को ऑफ कोर्स ये फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, दिया ही गया था पिछले बार में और अभी आगे भी रहेगी कि वो जहां पर बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड रिस्क है, जो रेड जोन जिसको बोलते हैं, उसको उस दूसरे तरह से उसमें ज्यादा टेस्टिंग करे, रेड जोन की टेस्टिंग करे और उसको थोड़ा कंटेनमेंट वहां पर कंटेन कर लिया जाए। लेकिन पूरे जगह पर वो फ्लेक्सिबिलिटी आनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है कि और बाकी जगह पर नॉर्मल देश की तरह, हाँ, आप बाकी जो मास्क पहनना है और आपको सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म्स फॉलो करना है या और कोई प्रोटोकॉल है तो हाथ धोना है, वो सब करते रहना चाहिए। लेकिन इसके लिए आप अपनी जाती जिंदगी बिल्कुल खत्म हो जाए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बिल्कुल बंद हो जाए, अब आगे नहीं ऐसी होनी चाहिए। इस दिशा में सरकार काम कर रही है। लॉकडाउन 4 में उसी का आसार देखे तो आगे आप उसी के आसार दिखेंगे। इसलिए कि अब हमें पता है कि कोरोना वायरस ये छोटे बच्चों और बड़े बूढ़ों को ज्यादा जफर भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि जो अब तक की स्थिति है अब आप उससे थोड़ा सा डाइल्यूट कर रहे हैं। जो अब तक की स्थिति थी कि लॉकडाउन होना चाहिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अटर कन्फ्यूजन है। आप ये देखिए कि कर्नाटक सरकार ये कह रही है कि हम 3 राज्यों के बॉर्डर सील करेंगे, हम वहाँ के लोगों को अपने यहाँ नहीं आने देंगे। गुजरात से नहीं आएगा कोई, महाराष्ट्र से कोई नहीं आएगा और तमिलनाडु से कोई नहीं आएगा, चाहे वो हवाई जहाज से आए चाहे वो सड़क के रास्ते आए। हरियाणा कह रहा है कि दिल्ली बॉर्डर नहीं आने देंगे, गाजियाबाद बॉर्डर सील हो रहा है। ये जो परिस्थिति बन रही है कि राज्यों को अपने अपने हिसाब से करने दिया जाए और आप चाहते हैं कि बिजनेस एक्टिविटीज भी खुलें, तो नोएडा का आदमी दिल्ली कैसे जाएगा काम करने के लिए? सब कुछ एक साथ थोड़ी चलेगा कि खोल भी दो, लॉकडाउन भी रहे। बिल्कुल आपकी बात सही, इसीलिए मैंने कहा कि आदरणीय होम मिनिस्टर, गृह मंत्री जी ने सब स्टेट चीफ मिनिस्टर से बात की है और जब उसके बाद जब उसका पूरा ब्यौरा सब लोगों के सामने वो रखेंगे तो ये सब जो बातें आप कह रहे हैं वो अपने आप ही एड्रेस हो जाएंगे। देखिए परमानेंटली कोई बॉर्डर बंद नहीं हो सकता, कोई दूसरा कंट्री नहीं, एक ही कंट्री है। लेकिन हाँ, अभी कंटेन करने के लिए एक तरह का एक मेजर्स है जो स्टेट को लेना है, अगर ले रहे हैं वो मूवमेंट में रिस्ट्रिक्शन थोड़ा बहुत कर रहे हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। ये जो परिस्थिति बनी, देखिए नहीं, इस थोड़ा मामले को समझने की कोशिश करिए, मामला कॉम्प्लिकेटेड है। आलोक मेहता सर, एक तरफ ये बात हो रही है कि आप टेस्टिंग करिए, सुरेंद्र जी कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को टेस्ट करिए, जो निकलते हैं उनको पकड़िए। अब 2 तरह के केस है जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं, एक सिम्टोमेटिक है, एक एसिम्टोमेटिक है। एसिम्टोमेटिक का टेस्ट नहीं हो रहा है, दिल्ली सरकार ने कहा कि जिस एसिम्टोमेटिक का टेस्ट कैसे करेंगे, और ये बात सही भी है कि जिसका सिम्टम नहीं है वो कैसे टेस्ट कराएगा। अगर मैं कोई एसिम्टोमेटिक अस्पताल में जाएगा तो उसको घुसने नहीं देंगे, टेस्ट क्यों छोड़िए, और प्राइवेट टेस्ट क्यों कराएगा। एक समस्या ये है, अगर आप टेस्ट नहीं करते हैं तो वो एसिम्टोमेटिक आदमी 10 लोगों को और फैलाता है कोरोना। तो ये तो एक बड़ी विचित्र सी स्थिति है। आलोक सर, देखिए नीरज जी, हाँ जी
नीरज जी, दो बातों में ध्यान दिलाऊंगा। डॉक्टर साहब बिल्कुल बहुत विशेषज्ञ हैं और WHO से जुड़े हुए हैं, इसलिए उनका पूरा सम्मान करते हुए टेस्टिंग ठीक है, ये बात सही है। लेकिन आपको यदि याद हो, आँखों का जब बीमारी, अब ये बरसात आ रही है, एक बार मुझे भी कई साल पहले हुआ था, तो किसी बड़े मंत्री से मैं मिलने जाना पड़ा मुझे, तो मैंने जबकि काला चश्मा लगा रखा था, फिर भी उन्होंने कहा नहीं, हाथ नहीं मिलाएंगे वरना इन्फेक्शन बढ़ सकता है। तो चाहे आँख की बीमारी हो या बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है, तब भी ये प्रिकॉशन की ज़रूरत थी। इसलिए टेस्टिंग का सवाल ये है कि एक तरफ जहाँ यदि सिम्टम नहीं दिख रहा है, नीरज जी आपका बड़ा इंटरनेशनल चैनल है, बाहर भी आपका देखा जाता है और बात करते हैं, आप पूछिएगा। लंदन में मेरे परिवार के लोग भी हैं, बाहर भी हैं, वहाँ और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको कोई सिम्टम नहीं है, उनका कहीं कोई टेस्टिंग नहीं हो रहा है। कहा गया है कि यदि आप घर में रहें, यदि आपको ऐसा कुछ लगे, थोड़ा कष्ट हो, तो फिर बल्कि अब तो उन्होंने कुछ बाहर भी ऐसे सेंटर बनाए हैं लंदन में। आज भी मेरी अभी थोड़ी देर पहले आपसे आने से पहले बात किया मैंने, तो वहाँ भी जितने बड़ी संख्या में भारतीय भी हैं, लाखों में हैं, और उनको टेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। कई लोगों को जहाँ टेस्ट जरा सा शंका होती है वो टेस्ट कराने जाएं। ये पूरी दुनिया में मुझे लगता है जो समझदार देश है वो करें, भारत को भी वही करना पड़ेगा। भारत की तो उससे ब्रिटेन से ज़्यादा आबादी है, जैसा डॉक्टर साहब ने भी कहा। तो नंबर 1। दूसरा, धीरज जी मैं एक और ध्यान दिलाऊंगा, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। राजस्थान में भी बहुत अच्छा काम हो रहा है, कुछ और राज्यों में बहुत अच्छा काम हो रहा है, कुछ राज्यों में कमियां हैं, साधन नहीं है, ये भी मैं मानता हूँ। केंद्र सरकार का सहयोग होना चाहिए, ये भी मानता हूँ। लेकिन और मेरा राजपूत जी अपने साथ है उत्तर प्रदेश में, वो भी शिकायत उनकी भी और मामलों में होगी कि जिला कलेक्टर ठीक से काम नहीं किया। इसमें जिलों पर निर्भरता का एक खतरा भी है। क्षमा करेंगे, मैंने कुछ डिटेल निकाला लेकिन मैं अभी इस पर बोलना नहीं चाहता। लेकिन क्या हो रहा है, जैसे अभी आपने जो गाँव का उठाया ना, अचानक गांव में कल जो 2 दिन पहले पहुंचा है, उसके बाद कहा गया इस गांव में संख्या बढ़ गई। इतनी तेजी से नहीं बढ़ा है। हुआ क्या है कि कलेक्टर के पास से इतना एक बजट दिया गया, आप जरा डिटेल निकलवाइएगा, आपके सब जगह नेटवर्क है पूरे देश में, कि कलेक्टर को कितने करोड़, 1.5 करोड़ का पावर है मान लीजिए लगभग, जो मुझे बताया गया। तो वो चाहता है कि इसको खर्च, चाहे वो पंचायत का था, चाहे पानी का था, बिजली का था, वो इसमें डाइवर्ट कर रहा है। और उसमें वो संख्या यदि टेस्टिंग की ज़्यादा दिखाएगा, और प्राइवेट कुछ अस्पताल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, लेकिन कई प्राइवेट अस्पताल को सरकारें 5-5, 10-10 करोड़ रुपया इस काम के लिए दे रही है कि भाई आप इनको, इनके लिए इलाज करेंगे। वो 5-10 करोड़ रुपया मिलने के बाद वो टेस्टिंग के बहाने से 4 दिन के लिए रखते हैं, 2 दिन के रखते हैं। आप बताइए नीरज जी, आप भी यदि, आप तो मुंबई में चलो सस्ता खाना मिलता है, आप राजधानियों में, रायबरेली में, मुजफ्फरपुर में, पटना में क्या 600 रुपये का एक टाइम का खाना मिलेगा साधारण आदमी को? वो 600 रुपया चार्ज कर रहे हैं एक टाइम के खाने का अस्पताल प्राइवेट, और उनको कई करोड़ रुपया राज्य सरकारें दे रही है। तो उसमें कुछ अच्छे हो सकते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इसका भाई इसको जांच की जानी चाहिए कि कलेक्टर कहीं दुरुपयोग ना करे जी। वो जिम्मेदारी राजपूत जैसे जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पार्टी कार्यकर्ता हैं, वो निगरानी करे, जिसकी जरूरत है उसको टेस्ट कराए। जब एक पार्टी बीजेपी कहती है 20-10 करोड़ मेरे मेंबर हैं, कांग्रेस कहती है मेरे 18 करोड़ हैं, कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है, मान लीजिए वो कहें 18 भी दावा कर दें, तो उनका एक एक आदमी भी सहयोग करेगा तो मिसयूज नहीं होगा, सही आदमी का टेस्ट होगा, नंबर 1। और दूर रहने की बात जो डॉक्टर साहब ने कही वो निभाना पड़ेगी, कई महीनों तक हो सकता है, जब तक वैक्सीन आने के बाद भी लोगों को ऐसी किसी बीमारी से, फ्लू होता है, खांसी होती है, आंखों की बीमारी होती है, दूर रहने का भारतीय संस्कृति से हाथ जोड़ना ही शुरू करना पड़ेगा। या तो जय श्री राम मत कहिए, सलाम अलैकुम कहिए, लेकिन हाथ मिलाने की जरूरत नहीं है। पश्चिम का ढर्रा छोड़ना पड़ेगा। नहीं, आपने बात सही रखी। ये जो विषय आपने उठाया ना अस्पतालों वाला, इस पे मैं वाकई एक दिन एक पूरा 1 घंटे का शो अलग से करूंगा आवाज अड्डा, क्योंकि इस पे अगर आज हम बात करें तो पूरा निकल जाओ। ये कई जगहों से, इवन मुंबई में भी आपने देखा होगा कि एक अस्पताल की वो पर्ची सोशल मीडिया में बहुत घूम रही थी, जहाँ एक दिन के खर्चे जो है लाखों में आ रहे हैं। तो ये एक अलग विषय, इस पर भी हम ज़रूर बात करेंगे कि इतना महंगा कैसे हो सकता है। लेकिन प्रोफेसर दुबे जी, परिस्थिति जो इस समय हम जिस मुकाम पे हम खड़े हैं, वहाँ पे एक तरफ हमको लॉकडाउन कंटिन्यू कराना है या एक तरफ खुला छोड़ना है, और उसके बीच में एक टेस्टिंग की मुहिम चलानी है, क्या होना चाहिए? नीरज जी, लॉकडाउन एक तकनीकी शब्द है, एक तकनीकी पद है, जिसकी परिभाषा परिस्थिति के मुताबिक बदलती रहती है। लॉकडाउन एक तकनीकी पद है, इसकी परिभाषा परिस्थिति के मुताबिक बदलती रहती है। जब पहला लॉकडाउन हुआ था तब उसकी परिभाषा कुछ और थी, तीसरे लॉकडाउन की परिभाषा पहले लॉकडाउन से बिल्कुल अलग थी,
और अब जो 5वां लॉकडाउन होगा उसका कैचमेंट एरिया बहुत ही छोटा होगा, उसका भूगोल बहुत ही सीमित भूगोल होगा उसका। और चूंकि संक्रमित लोगों की संख्या लगातार संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और मृत्यु की संख्या बढ़ती जा रही है, तो किसी सरकार में ये हिम्मत नहीं है कि वो ऐलान करके कहे कि हम भाई लॉकडाउन उठा रहे हैं। तो लॉकडाउन शब्द तकनीकी रूप से लगातार जारी रहेगा, लेकिन धीरे धीरे ये लॉकडाउन ना कुछ होता चला जाएगा। यही मौजूदा स्थिति है। जहां तक टेस्टिंग का सवाल है, टेस्टिंग का सवाल पर अगर आप जरा भी ये गहरी निगाह डालें, जबकि आप डाल सकते हैं, अब हमारे पास 2-2.5 महीने का पूरा अनुभव है, तो टेस्टिंग का सवाल शुरू से ही बहुत गड़बड़ था। कोरोना एक बहुत ही कमजोर वायरस है और ये महामारी भी पिछली तमाम महामारियों के मुकाबले बहुत ही कमजोर किस्म की महामारी है। इसका मॉर्बिडिटी रेट जो है, इससे मरने की दर सारी दुनिया में, भारत में तो बहुत ही कम है, दुनिया में भी बहुत कम है इसका जो रेट ऑफ इन्फेक्टिविटी है, यानी संक्रमित की दर भी इसकी बहुत कम है। एक व्यक्ति जो कोरोना संक्रमित है वो टीबी संक्रमित व्यक्ति के मुकाबले काफी कम लोगों को संक्रमण देगा। यह स्थिति है। इसमें बिना किसी दवा के 12, 13, 14, 15 दिन में आदमी अपने आप ठीक हो जाता है। इसमें कोई चिंता की जरूरत नहीं। अगर बहुत बड़ी संख्या में भी संक्रमित लोग हो जाते हैं, जैसे कि बताया गया कि साहब कि वो जून जुलाई तक जाकर लाखों लोग संक्रमित हो जाएंगे और उसमें काफी लोग मरने वाली संख्या भी आएगी, इसमें भी ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सब तो होना ही था। हम लोग अपने लॉकडाउन को कामयाब बताने के लिए इस तरह के तर्क दे रहे हैं कि इसकी वजह से हमने पीक को आगे बढ़ा दिया, वरना हमारे इतने ज्यादा संक्रमित हो जाते, हमारी संख्या इतनी हो जाती। घुमा फिरा के जितना होना था वो आखिर में उतना ही हो जाएगा। जो पहले हो जाना था, वो जो पीक पहले आ जानी चाहिए थी, वो पीक बाद में आएगी। इसलिए अब सीधी बात वही है जो कि हमारे जफर साहब कह रहे थे और दूसरे सभी साथी भी कह रहे हैं। सीधी बात यही है कि हमें तमाम आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों को थोड़े बहुत नियंत्रण और संयम के साथ, थोड़ी बहुत आचार संहिताओं के साथ, जिसमें नकाब लगाना, मास्क लगाना बहुत जरूरी है। और सोशल डिस्टेंसिंग तो भारत में संभव ही नहीं है। मैं डॉक्टर अरोड़ा की इस बात से पूरी तरह सहमत हूं। हम लोगों के यहाँ जो जनसंख्या का घनत्व है और घरों की जो स्थिति है, एक घर में जितने लोग रहते हैं वहां सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल संभव ही नहीं है। इसलिए हम लोग केवल नकाब लगाएं और नकाब के जरिए हम और भीड़ करने से बचें। इससे हम लोग कोरोना के खिलाफ संघर्ष कर सकते हैं और हमें अपनी सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों को तुरंत पूरी ताकत से शुरू कर देना चाहिए। 10-15 दिन के अंदर सब कुछ खोल देना चाहिए, वरना हमारा बहुत कबाड़ा हुआ पड़ा है। ये जो आपने, मैं इस कार्यक्रम से पहले भी आपका कार्यक्रम देख रहा था, आप ही एंकर कर रहे थे उसको। ये जो जीडीपी के आंकड़े हैं जो आप बता रहे थे कि बहुत अच्छे आंकड़े आ गए हैं, सरकार को खुश हो जाना चाहिए। मैं इन आंकड़ों पर सब पे शक करता हूं। मेरा मानना है कि ये वास्तविक स्थिति और भी कम है। आप ही के कार्यक्रम में एक सज्जन बता रहे थे, जो विशेषज्ञ हैं, बता रहे थे कि जो भारत में फैक्ट्रियां हैं उनमें बहुत कम फैक्ट्रियां ऐसी हैं जो 50% से भी ज्यादा अपनी क्षमता से अधिक उत्पादन कर रही थी लॉकडाउन से पहले, और अब तो फैक्ट्रियां बंदी पड़ी हुई हैं। तो मेरा मानना यह है कि जीडीपी के आंकड़े बहुत भरोसेमंद नहीं है। इसलिए अगर हमने आर्थिक गतिविधियों को पूरी क्षमता के साथ शुरू नहीं किया तो हमारी जीडीपी बिल्कुल कबाड़ा हो जाएगा। हाँ, वो आप सही कह रहे हैं। Q1 उस आंकड़े में आप बहुत शक इसलिए ना करें क्योंकि वो जो आंकड़ा है वो जनवरी से 31 मार्च का है, तो उसमें लॉकडाउन का केवल 10 दिन का असर आया है, इसलिए वो आंकड़ा अच्छा है। अब जो आएगा आंकड़ा अभी से, यानी अप्रैल से जून वाला होगा, इसमें थोड़ा ज्यादा प्रभाव दिखेगा। इसलिए मैंने वो कहा था कि वो आंकड़ा बेहतर है, क्योंकि डर लोगों को लग रहा था कि 2% होगा, लेकिन वो चूंकि 10 दिन का ही सिर्फ उसमें असर था, इसलिए वो 3.1% बेहतर आंकड़ा निकल के आया, जो कि उम्मीद, जो बाजार की उम्मीद थी बड़े बड़े लोगों की, उससे बेटर आंकड़ा है। लेकिन हम लोग अपने वापस मुद्दे पर लौटते हैं। दुबे जी ने कुछ 2-3 बड़े महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं राजपूत जी, कि जब सब कुछ ऐसे ही होना है तो फिर टेस्टिंग वेस्टिंग की क्या जरूरत। देखिए, टेस्टिंग की बात जब बार बार आप लोग करते हैं तो उसमें एक सवाल ये उठता है कि जितने ज़्यादा आप टेस्ट करेंगे उतने ज़्यादा लोग मिलेंगे, तो उनके लिए फिर अस्पताल चाहिए। 1500 आदमी रोज महाराष्ट्र में संक्रमित होके नंबर बढ़ता जा रहा है उसका। अकेले मुंबई में 35,000 आदमी हो गया है, और टेस्ट करिए और निकलेंगे। तो जब आदमी टेस्ट के बाद निकल आएगा तो उसको आप कहीं अस्पताल भी तो ले जाएंगे। तो टेस्टिंग का एक शायद इस वजह से भी बच रही होंगी सरकारें, जैसे दिल्ली ने कहा कि मैं तो नहीं करूंगा एसिम्प्टोमेटिक का। नहीं, नीरज भाई,
जी नीरज भाई, ऐसा दुबे जी ने नहीं कहा, ये बड़ा लेम एक्सक्यूज है। मैं आपको एक चीज बहुत स्पष्ट बता दूं कि हमें जिम्मेवारी से भागना नहीं है। सरकार का काम, चाहे सरकार किसी की हो, सरकार का काम जिम्मेवारी से भागना नहीं होता है। सरकार का काम होता है चुनौतियों को अवसरों में बदलना और चुनौतियों का सामना करना। हमारा बड़ा स्पष्ट मानना है कि जो आंकड़े हैं वो 15 लाख से 15 करोड़ हो जाएं, उससे हमें डरने की आवश्यकता नहीं। सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि भैया आंकड़े चाहे जितने हो, उनमें से 90, 98, 99% लोगों को तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर में रहने की आवश्यकता है, आइसोलेशन की आवश्यकता है। आप अलग हो जाइए, बाकी चीजें अपने आप में ठीक हो जाएंगी। आप में सुरेश जी, इसकी गारंटी कौन लेगा? आप लेंगे क्या गारंटी हो जाएगी? एक चीज, इसकी गारंटी कौन लेगा कि 100 आदमी अगर प्रभावित हुए हैं उसमें से 97 आदमी ठीक हो जाएंगे? आप लेंगे क्या गारंटी? ये आप डॉक्टर है क्या? मैं बिल्कुल मैं आपको बताता हूं कौन गारंटी लेगा। उसमें से 2 लोग गारंटी लेते हैं, कौन लेता है? सरकार और व्यवस्था लेती है, और दूसरी तरफ आंकड़े स्वयं गारंटी लेते हैं। और आंकड़े जो हैं वो अपने आप में पूरी दुनिया के गारंटी लेते हैं कि जितने लोग संक्रमित हो रहे हैं उसमें से 90 या 95% लोगों को कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ रही है, वो अपने आप में ठीक हो रहे हैं। तो आंकड़ों से क्यों घबराया जा रहा है? आप आंकड़ों को लेकर के क्यों परेशान हो रहे हैं, या आंकड़ों को लेकर के देश में डर का माहौल क्यों पैदा किया जा रहा है? आंकड़ों को लेकर के हम लोग देश में सतर्कता का माहौल पैदा करें, हाथ जोड़ करके मिले सबसे, डिस्टेंस रखें सबसे, और ये सारी सोशल सुविधाओं को हम अपना शुरुआत करें। हम जो है अपने व्यापार को भी शुरुआत करें, लोगों को कैश सब्सिडी दें, 7,500 रुपए के आसपास लोगों की जेब में डालें, आर्थिक गतिविधियां, डिमांड जनरेट हो, सारी चीजें हो और आंकड़े भी हो। एक चीज मैं कल एक बहुत बड़े डॉक्टर से बात कर रहा था जो इत्तफाकन आईपीएस भी हैं, उन्होंने बड़ी स्पष्ट बात कही। उन्होंने कहा भाई, कोरोना का वायरस मिलने में और कोरोना का पॉजिटिव होने में, दोनों में फर्क है। आप दोनों में फर्क करना सीखिए, आपका डर खत्म हो जाएगा। सच बात यह है कि मिलने दीजिए लोगों में, वो जो एसिम्प्टोमेटिक है, एसिम्प्टोमेटिक में आपको मिलेगा, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग की आवश्यकता है। और जो आदमी संक्रमित हो रहा है, तो निश्चित तौर पर अगर आपको मालूम है कि इतने आंकड़े हैं, तो उनकी तरफ आप देख रहे हैं, देख पा रहे हैं, उनके लिए जरूरत है। और आंकड़ों से घबराइए मत, ट्रेसिंग और टेस्टिंग बहुत आवश्यक है। और एक बात का जवाब दे दूं आलोक मेहता जी की। आलोक मेहता जी हमारे बड़े वरिष्ठ हैं, बड़े हैं हमारे। मेहता साहब, जब तक ये विकेंद्रीकृत नहीं होगा, और विकेंद्रीकृत हम सिर्फ इसलिए ना करें कि डीएम बेईमानी करेगा, तो सीएम या पीएम बेईमानी कर ले तो हम क्या करेंगे? पूरा देश खराब होगा। लेकिन अगर डीएम बेईमानी करता भी है तो उसको देखने के लिए सीएम भी है और पीएम भी है। उसको आप, वो छोटा अधिकारी है, उसको आप देख सकते हैं, उसको मॉनिटर कर सकते हैं, उसको सुपरवाइज कर सकते हैं। जवाब देता हूं। इसलिए वहां के एरिया में जितनी छोटी लोकल यूनिट्स में आप करेंगे उतना बेहतर होगा। देखिए, मैं जवाब देता हूं राजपूत जी का। पहली बात तो ये बताना चाहता हूं कि देखिए, जिस दिन से पहली बार लॉकडाउन हुआ तो उस वक्त जिस तरह के टेस्ट हो रहे थे, 1000 टेस्ट हो रहे थे, आज आप देखिए डेली 1 लाख, 1.5 लाख, 1.25 लाख टेस्ट होते हैं, 1.25 लाख टेस्ट हो रहे हैं। तो हमने 35 लाख से ज्यादा लोगों को टेस्ट कर लिया है। दूसरी बात आप देख रहे हैं कि ये इसके बारे में उस वक्त, इसलिए मैंने पहले भी कहा था कि उस वक्त कोई, आप आज डॉक्टर साहब भी कुछ टिप्पणियां कर पाएंगे, आज राजपूत जी भी टिप्पणी कर पा रहे हैं, मैं भी कर पा रहा हूं और बाकी पैनलिस्ट भी कर पा रहे हैं, इसलिए कि हमें मालूम है कि इसका पैटर्न क्या है, इस वायरस का पैटर्न क्या है और इससे क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, कौन इससे विक्टिम हो सकता है, कोई इन्फेक्टेड होने के बावजूद भी कुछ नहीं होगा, वो सारे चीजें आज वो पता है। इसलिए सरकार के पास जो भी फीडबैक आया, सरकार देखिए पिछले पहली बार जरूरी था उस वक्त, देखिए 2 और चीजें थी जो मैं कहना चाहता हूं कि उस वक्त जरूरी था कि जब आपके पास ऐसा अचानक आए तो आपको मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए थे। जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, आज मुंबई में इतने सारे लोग बीमार पड़े, तो आज मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अचानक अगर होता तो इतने लोगों को तो आप भर्ती भी नहीं कर पाते इसमें हॉस्पिटल में। तो आज कम से कम कई जगह पर उन्होंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया उसमें आप भर्ती कर रहे हैं, और भी दूसरे स्टेट में हो रहे हैं। क्योंकि ज्यादा मुंबई में हो रहा है इसलिए बता रहे हैं, आप ओवरफ्लो हो रहा है इसलिए एक सिटी में, एक सिटी की बात है। लेकिन आप देखिए 13 सिटी को अगर निकाल दिए देश में, तो बाकी सिटी जो है 500 से ज्यादा सिटी है, उसमें तो बिल्कुल ऐसा कोई, उसमें जो है 30% लोग जो है इन्फेक्टेड है, और वो भी माइनर इन्फेक्शन है उनको, और ये इस तरह का माइल्ड होता है कि कई लोगों का अगर इन्फेक्शन है भी
और उनकी इम्यूनिटी अच्छी है तो उनको कुछ नहीं होता है। और अगर साइंटिफिकली देखें तो 55 साल से और यही 15 बात साल के जफर ऊपर भाई के जो मैं लोग हैं, कहना चाह रहा हूं कि टेस्टिंग कीजिए आप। और सच बात नहीं, यह है कि बिल्कुल सही कह रहे हैं, यही बात मैं भी कहना चाह रहा हूं, टेस्टिंग कीजिए। उनको आवश्यकता नहीं है मेडिकल असिस्टेंस की जी, एक एक करके उनको आवश्यकता नहीं है, लेकिन टेस्टिंग जरूरी है। जैसे गुजरात सरकार को आप देखें, अहमदाबाद को आप देखें। अरे राजपूत जी, कंप्लीट तो करने दीजिए उनको, जवाब सुन लीजिए उनका, जवाब सुन लीजिए जवाब। मैं कह रहा हूँ कि 15 से 55 साल की उम्र में जो इस वक्त इस साल जो हिंदुस्तान में अभी जो कोविड में जो लोग इम्पैक्ट हुए हैं उसमें 0.4% है। मतलब देखिए मार्जिनल नहीं के बराबर। तो इसलिए सरकार ने आपने देखा होगा लॉकडाउन के जब कानून बना उसमें कहा कि बुजुर्गों को और बच्चों को ये अभी घर में रहने दे। तो जैसे आप कह रहे थे कि स्कूल कॉलेज जो है वो ना खुले, आप बुजुर्ग जो है वो अभी ट्रैवल ना करें, लेकिन जो यंग पॉपुलेशन है जो जिसको कोई बीमारी नहीं है, जो जिसको 4 बीमारियां हैं जिसके सबसे ज्यादा वैसे लोग जो इन्फेक्टेड हुए हैं, उसमें चाहे आपको किडनी की बीमारी है, अस्थमा की बीमारी है, या डायबिटीज है, या आपको हार्ट की बीमारी है। अगर ये 4 बीमारियां आपको नहीं है, इससे पीड़ित नहीं है, तो आपको वैसे भी डर आपको नहीं। तो इसलिए मैंने कहा कि बाकी और भी दुश्वारियां होंगी लोकल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वो सारी जानकारी जो है वो स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने जो है गृह मंत्री जी को दिया होगा। और इसलिए मैं समझता हूं कि जब दोनों के समन्वय से जो डिसीजन होगा वो बहुत अच्छा होगा और आगे के जो रूपरेखा सामने आएगी। जी ठीक है जफर भाई, आपने जवाब दे दिया। अब आप सब लोग इस एक मत में हो गए हैं कि आपको अचानक से ज्ञान मिल गया है कि इससे कुछ नहीं होता है, ये खत्म कर देना चाहिए, लॉकडाउन का कोई मतलब नहीं था। आलोक जी छोटा जवाब दीजिए जो सुरेंद्र जी ने कहा था, उसके बाद मैं डॉक्टर साहब के पास। ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कहा लॉकडाउन का मकसद है, मैंने ये नहीं कहा कि लॉकडाउन बहुत जरूरी था, लेकिन फेज वाइज में जिस तरह अब जरूरी नहीं है वही जरूरत थी। अब जरूरी नहीं है। आगे ज्ञान हमें नहीं मिला है, ज्ञान आप। जी आलोक जी, अरे सुरेंद्र जी रुकिए एक मिनट, आलोक जी आप दीजिए जवाब, उसके बाद मैं जरा जी डॉक्टर साहब के पास जाऊंगा। जी आलोक जी। नहीं, हाँ नीरज जी, ये पहली बात ये है कि जैसे हमारे हजारों डॉक्टरों ने बहुत अच्छा काम किया, हजारों मतलब जो इस तरह के ये जैसे अभी जो राजपूत जी कह रहे थे विकेंद्रीकरण के पक्ष में हम सब है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डीएम बहुत अच्छे, डीएम इतने ईमानदार हैं, युवा लोग बहुत सारे आए हैं और बुजुर्ग भी बहुत अच्छा काम करते रहे, लेकिन हाँ निगरानी जो मैं कह रहा हूँ कि देखिए जैसे टीबी की बात अभी कहा ना, जिस तरह से टीबी से भी संक्रामक रोग था उसी तरह से इसकी भी जो समस्या को रोकने की कोशिश होनी चाहिए। क्योंकि टेस्टिंग में भी मेरा ख्याल डॉक्टर अरोड़ा आपको कंफर्म कर देंगे कि कई बार ऐसा हुआ है कि लोगों के टेस्ट किसी और चीज़ के होते रहे और टीबी बहुत बाद में पता चली। मतलब मैं डिटेल अभी नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं आपको यहाँ के बहुत बड़े डॉक्टर जो एम्स पे रहे हैं जी उनका बता रहा हूँ। तो उसमें होता क्या है कि यदि आप तो सही जांच नहीं हुई तो उसको शंका होती रहेगी। तो बेहतर है कि जबरदस्ती का टेस्ट न हो कि हाँ जी 50 करोड़ का कर दीजिए तो हम भारत में सबसे ऊंचे हैं चूंकि हमने इतना कर लिया। अरे आप अपनी एनर्जी को उसमें क्यों लगाना चाहते हैं? लोगों से कहें कि सुरक्षित रहें। जहाँ जरूरत हल्का बुखार भी है तब भी मैं मान सकता हूँ, चलिए बुखार है, आपको बुखार बढ़ गया है तो आप इसका टेस्ट भी करा दीजिए और उसमें भी लोगों पर जोर डालिए कि उसकी कोई निगरानी करे, परिवार का या पार्टी का या देश का कोई गांव का, तब ये होगा। वरना लोगों में जबरदस्ती भय पैदा करना। इसीलिए मैं तो मानता हूं कि लॉकडाउन को मिनिमम कर दे। हाँ जहां रेड लाइट एरिया मतलब जो रेड जोन है उसमें आप जरूर उस पर अंकुश रखिए, वहां निगरानी रखिए, वहां थोड़े समय में ढील मत दीजिए और लोगों पर धीरे धीरे इसको खोलिए उन इलाकों में खास। वरना 300 जिले में जहाँ नहीं है वहां भी लॉकडाउन करके रखने की कोई जरूरत नहीं है। जी मुझे यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। मैं ब्रेक से जब वापस आऊँगा तो डॉक्टर अरोड़ा के पास चलेंगे और राजपूत जी के पास भी चलेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल इस चर्चा में अब तक निकल के आए हैं कि हमें खोल देना चाहिए पूरा। अगर मृत्यु दर केवल 2 या 3% या 0.4% है तो फिर इस लॉकडाउन का कोई मतलब नहीं है। क्यों मतलब है और क्यों अब तक कर रखा था, इस पर बातचीत करें डॉक्टर अरोड़ा से छोटे से ब्रेक के बाद। आपका एक बार फिर से आवाज अड्डा में, और आज हम चर्चा कर रहे हैं कि लॉकडाउन हो कि ना हो उससे क्या नफा नुकसान है उसको खोला जाए। और मैं डॉक्टर अरोड़ा से बात करना चाह रहा था, कई सारे वैज्ञानिक सवाल खड़े हो गए थे, लेकिन इससे पहले मैं अपने दर्शकों को और आप लोगों को भी एक बात बताना चाहता हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया है अभी, उसमें उन्होंने लिखा है चाइना ऑल कैप्स में और एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाया है। और उसकी जो बड़ी चर्चा चल रही है ना, आज कुछ वो ऐलान करने वाले हैं, तो मैंने कहा जस्ट आपको अपडेट कर दूं कि इस पर भी नजर रहेगी। लेकिन चलिए वो डॉक्टर अरोड़ा आपके पास में आता हूं। अब सवाल ये है कि अगर हमारी मृत्यु दर बहुत कम है
और ज़्यादातर यंग पॉपुलेशन उससे अपने आप ठीक हो जाती है, एसिम्प्टोमेटिक को कोई ज़रूरत नहीं है, तो फिर हम इतना ज़्यादा हवा क्यों खड़ा किए हुए हैं? ख़त्म करें इसको। नहीं नीरज जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। पहले तो हमें ये समझना है कि लॉकडाउन का मतलब क्या है या मकसद क्या है। बेसिकली लॉकडाउन जो लगाया गया, जो लगाना चाहिए, उसका मकसद है कि हमारे पास, क्योंकि उस समय कोई नॉलेज नहीं थी और उसके लिए फैसिलिटीज़ नहीं थी, वो हमें फैसिलिटीज़ तैयार करनी थी, चाहे टेस्टिंग की है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर है, हॉस्पिटल में पीपी किट है या बेड्स वगैरह है, वेंटिलेटर है, वो टाइम उसको बाय करने के लिए था, वो हमने कर लिया। और लॉकडाउन जो है इनडेफिनेटली नहीं चल सकता। इसमें हवा क्यों था? हवा इसलिए कि जो कोविड-19 जो है, इसका संक्रमण बहुत जल्दी होता है। आम जो दूसरा पहले सार्स और मर्स था, उसका क्या होता, सिम्टम आने के बाद होता था। इसमें सिम्टम से पहले एसिम्टोमेटिक हो जाता है, इसलिए इसका हवा ज़्यादा बना। और दूसरा कारण ये रहा क्योंकि यूरोप के अंदर इसका और यूएसए के अंदर डेथ रेट ज़्यादा रहा, ये भी एक हवा का कारण रहा। लेकिन हमारे भारतवर्ष में एक बहुत अच्छी चीज़ रही कि हमारी एक तो यंग पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो यंग पॉपुलेशन होने से प्लस हमारी इम्यूनिटी काफ़ी अच्छी है, बीसीजी वैक्सीनेशन का भी कारण बताया जा रहा है, हमारे यहाँ डेथ रेट कम है। तो मेरे हिसाब से ये लॉकडाउन तो अब खोलना ही चाहिए और खोलना भी पड़ेगा। सिर्फ वो जगह है जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, जैसे सिनेमा हॉल है या बहुत ज़्यादा रिलीजियस अगर कोई बड़ी गैदरिंग होती है, या अभी तक फिलहाल स्कूल कॉलेज भी रुकने चाहिए। जहाँ बड़ी गैदरिंग नहीं है वहाँ उसको खोल देना चाहिए। यहाँ तक कि जो टाइम रखा हुआ है उसका दुकानों का 7 से 7, मेरे हिसाब से उसको 7 बजे के बाद कोई ऐसा नहीं है कोई कर्फ्यू लगने की जरूरत है, कोई झगड़ा दंगा फसाद नहीं है कि 7 बजे बंद किया जाए। हम इसको आराम से 9-10 बजे तक खोल सकते हैं। तो हमारा जो है लॉकडाउन का पीरियड जो है, अगर बंद भी करना है तो रात को 10 बजे तक कर सकते हैं, 10 तक इसको अलाउ करना चाहिए। और ऐसे जो भी जगह है, जैसे शॉपिंग है, वो अलाउ होनी चाहिए। ठीक है, मॉल्स में रश ज़्यादा होता है, सिनेमा हॉल में होता है, जहाँ या कोई और रिलीजियस भीड़ है या पॉलिटिकल रैली है, वहाँ पर जो है इसका जो है आपको अलाउ नहीं करना चाहिए, बाकी करना चाहिए। दूसरा ये है कि हमने देखा है कि 11 सिटीज़ के अंदर हमारे 70% जो है वो अफेक्टेड लोग हैं, बाकी बहुत कम है। तो अगला जो लॉकडाउन होना चाहिए, लॉकडाउन 5 जिसे हम कहेंगे, जो कंटेनमेंट एरिया है वहाँ पर तो ठीक है, हमें चाहूँ कि कर्फ्यू की तरह ही एकदम स्ट्रिक्टली लागू किया जाए कि वहाँ जो है आप कोई लोग बाहर ना आए और जो है पूरी फैसिलिटी जो है होम केयर मिलना चाहिए, लोग बाहर नहीं आना चाहिए। लेकिन जो बाकी जगह है वहाँ पूरी जो है एक्टिविटीज़ जो है वो नॉर्मल होनी चाहिए। हमें ये समझना पड़ेगा कि वी हैव टू चेंज इट। अब जो हमारा जो नॉर्मल है, नॉर्मल की परिभाषा सेम नहीं रहेगी। जैसे कि अगर मास्क पहनना है तो ये एक रूटीन रहेगा, या हाथ धोना है तो रूटीन रहेगा। हमारा जो कल्चर की बात की, हमारे यहाँ बहुत अच्छा कल्चर है कि हम नमस्ते करते हैं, हाथ नहीं मिलाते, तो उसी के हमें वापस आना चाहिए। एक और हमें कल्चर का एक फ़ायदा और हुआ, जो आपने देखा है कि यूएस के अंदर या फ्रांस में, इटली में डेथ ज़्यादा हुई, उसका कारण यह है कि वहाँ बुजुर्गों को केयर होम में डाल देते हैं। फ्रांस के अंदर 10,000 तो बुजुर्ग इसलिए चले गए कि वो केयर होम में थे। ऐसे अमेरिका में भी केयर होम में डेथ ज़्यादा हुई। तो जो ओल्ड एज होम है वो हमारे यहाँ कल्चर नहीं है, जो है भी सी वो भी नहीं होना चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो उससे भी फर्क पड़ता है। तो हमारे यहाँ एक अपने कल्चर को अडॉप्ट किया जाए, और नियर नॉर्मल के लिए जैसे हमारा कंसल्टेशन है, डॉक्टर कंसल्टेशन है, वो आजकल जो वीडियो कंसल्टेशन है, या छोटी मोटी बीमारी के लिए वो टेलीफोन से बात हो जाती है। तो ये सब बातें करनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है, अल्टीमेटली दो चीज़ों पर अगर पब्लिक ध्यान रखती है कि देखिए डॉक्टर साहब क्या हुआ, और कहना चाहूंगा थोड़ा सा, वो ये कि हमें बल्कि जी कंप्लीट कर लीजिए, आप कंप्लीट कर लीजिए, बताइए। पब्लिक के लिए मैं कहना चाहूँगा कि ये हमारी जो यंग पॉपुलेशन है 20 साल से 50 साल वाली, उसको उल्टा बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि उनमें इन्फेक्शन के चांस कम होते हैं। अगर हो भी जाए रिकवरी रेट बहुत अच्छा है, और इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि हार्ड इम्यूनिटी जिसे हम कहते हैं, जो ऑटोमेटिक इम्यूनिटी बनती पब्लिक के अंदर, वो जल्दी आएगी। हाँ, उनमें अगर कोई सिम्टम आते हैं या कोई कॉमोड है, अगर मान लो किसी को डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, हार्ट प्रॉब्लम है, या कोई ऐसे मैलिग्नेंसी है, इस तरह कोई इशू है, तो उसको नहीं, बाकी जितनी यंग पॉपुलेशन बाहर जाएगी कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि रिकवरी रेट बहुत अच्छा है। 80-85% में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जो 5-10% में हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है, या ऑक्सीजन या वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ सकती है। तो ये मेरा मानना है। और एक चीज अभी मैं और बताना चाहूंगा कि सर, मैं सेकंड राउंड में आऊंगा तो पूछूंगा आपसे। दुबे जी, मैं आपके पास आप कुछ कहना चाह रहे थे, मैं अपनी बात भी रख देता हूं। देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग की जो आप लोग बात कर रहे हैं ना, मास्क लगा लें और
थोड़ी दूर से बात करें, ये तो संभव नहीं है भारत में। दूसरा कि जो व्यक्ति प्रभावित हो जाता है फिर वो 14 दिन के लिए जाएगा, एक बार टेस्ट होगा, फिर दूसरी बार टेस्ट होगा, फिर वो या घर में ही वो क्वारंटाइन हो गया, ये सब जो इसके साथ झमेले खड़े किए गए हैं, इसलिए बहुत मुश्किल है। दुबे जी से ये सवाल नहीं होना चाहिए। देखिए जिन बातों पे आप इशारा कर रहे हैं और डॉक्टर अरोड़ा जो बातें कह रहे हैं, मैं उनसे सहमत हूं। मैं केवल आपको याद दिलाना चाहता हूं कि एक कनिका कपूर थी, एक कनिका कपूर वाला केस था जो कि कोरोना की बीमारी के बिल्कुल शुरू में हुआ था। तो चारों तरफ हंगामा मच गया था, लखनऊ से लेके बंबई तक उनके बारे में कहा जा रहा था। इसमें सांसद भी शामिल थे, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल थी, राष्ट्रपति भवन के लोग भी शामिल थे कि उन्होंने 10-12 हजार लोगों को संक्रमित कर दिया होगा। लेकिन बाद में पता चला कि उन्होंने खुद तो संक्रमित थी, वो जिन जिन लोगों से मिली उनसे कोई भी संक्रमित नहीं हुआ। उसी वक्त ये लगने लगा था कि ये चेन ऑफ इन्फेक्शन वाला तर्क जो है, संक्रमण की श्रृंखला वाला तर्क जो है, इस तर्क में ज्यादा दम नहीं है। लेकिन हवा बहुत बड़ा बन गया था और ये हवा ग्लोबल स्तर पर बना है। उसमें हम लोगों की इतनी जिम्मेदारी नहीं है हवा बनाने में, भारत की जिम्मेदारी नहीं है, ये ग्लोबल स्तर पर हवा बना है। और इस हवा बनाने के पीछे जिस तरह की शक्तियां काम कर रही थी, बहुत से स्टेट एक्टर, बहुत से नॉन स्टेट एक्टर और बहुत से सप्रा स्टेट एक्टर इसके अंदर काम कर रहे थे, इन सब चीजों का अध्ययन बहुत जरूरी है। ये पूरी मानवता के साथ में एक बहुत ही कमजोर से वायरस और वो एक महामारी जो महामारी सी नहीं थी, उसके जरिए एक मानवता के साथ में एक बहुत बड़ा प्रयोग हुआ है। किन लोगों ने ये प्रयोग किया है, उनके निहित स्वार्थ क्या है, क्या ये प्रयोग उनके हाथ में रह गया है या उनके भी हाथ से निकल गया है, इसका अंतिम परिणाम क्या होगा, इसका अध्ययन करने की जरूरत है। मेरे 3 दोस्त लगातार इसका अध्ययन करने में लगे हुए हैं। उन्होंने मेरे पास जो आंकड़े भेजे हैं और जो विश्लेषण भेजा है, जो सोशल मीडिया से लेकर और WHO तक और उसके बाद बिल गेट और मेलिंडा गेट फाउंडेशन तक, ये जो पूरा का पूरा चक्कर है जी, इसमें यूहान भी शामिल है, इसमें अमेरिका के डॉक्टर फौची भी शामिल हैं, ये सब जो पूरा मामला है, इस मामले पे हम लोगों को निगाह रखनी चाहिए। तब हम पता लगा पाएंगे कि विश्व की मानवता के साथ में ये प्रयोग किसने किया है। एक ऐसा प्रयोग जिसने हमारे पूरे समाज को अस्पताल में बदल दिया। दुबे जी, केवल दवा की दुकानें खुली रहती हैं और हम मुंह पर नकाब लगाए घूमते रहते हैं। इन बातों की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। दुबे जी, जो आप कह रहे हैं ना, ये काफी दिन से एक थ्योरी चल रही है कि ये वुहान से टेस्ट शुरू हुआ, फिर इसमें अमेरिका भी शामिल था, फौजी भी शामिल थे, WHO के डॉक्टरों की या वहाँ के डायरेक्टर्स की नियुक्ति कौन करता है, ये सब बहुत कई महीनों से ये थ्योरी चल रही है। और इस पर मुझे नहीं पता कि ये सच है गलत है, लेकिन ये थ्योरी चल रही है। बहुत सारे लोग इसको पढ़ते हैं, बातचीत करते हैं कि एक बहुत बड़ी एक ग्लोबल लेवल पे ये काम हुआ। लेकिन मेरा मूलभूत सवाल ये है कि मुंबई में 1500 आदमी रोज कोरोना के दायरे में आते हैं। नंबर आपको पता होगा जफर भाई, अमेरिका में इतने लोग मर गए हैं, सच है ना, ये झूठ थोड़ी है। 1,03,000 आदमी अमेरिका में मर चुका है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो या तो मेरे हमारे असेसमेंट में गलती थी भारत में, या ये झूठ है। मैं एक छोटा स्टेप देता हूं जी। मार्च अप्रैल और मई में भारत के अंदर 4 लाख चुप हो जाए तो बोलूंगा। एक मिनट, अप्रैल और मई में भारत में 4 लाख से ज्यादा लोग टीबी से इन्फेक्ट हुए, जिसमें 80,000 लोगों का देहांत हो गया। सर ये बहुत पुराना आंकड़ा है, मैं इससे सहमत हूं, मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा दुबे जी। ना कोई लॉकडाउन हुआ दुबे जी। हाँ, मैं जफर आपके पास आ रहा हूँ। ये जो आंकड़े आप दे रहे हैं, ये बहुत पहले से एस्टेब्लिश आंकड़े हैं, इस पर कई बार क्वेश्चन हुए हैं, लेकिन इस वक्त की जो सच्चाई है, जो माहौल है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जफर भाई बोलिए। लेकिन इन एस्टेब्लिश आंकड़ों पर चर्चा क्यों नहीं होती है? हाँ जफर भाई बोलिए। नीरज जी, देखिए इसका जो एकमात्र कारण है, और वही कारण सही कारण है, जो आपको अभी अरोड़ा जी ने भी कहा, मैंने भी कहा है, और वही हकीकत भी है कि इस वक्त उस वक्त जिस तरह से पूरी दुनिया में इस तरह से लोग हो रहे थे इससे इन्फेक्टेड, वो इंडिया में और उसके बारे में कोई जानकारी ज्यादा नहीं थी, अननोन वायरस था, इसलिए उस तक प्रोटेक्शन लेना जरूरी था। ये प्रोटेक्शन कोई भी आदमी प्रोटेक्शन लेता है ताकि उस वक्त कोई ऐसी चीज ना हो पाए। अगर ऐसा हो जाए कि 20 लाख हो जाए, 30 लाख, अगर आप उस वक्त की रिपोर्ट देखें तो इंडिया के बारे में था कि 30 से 40 मिलियन पीपल विल बी इन्फेक्टेड। अगर 40 मिलियन मतलब आप समझिए 4 करोड़ से लोग जो है इन्फेक्ट हो जाएंगे तो क्या हालत होती है। और क्या इतना स्पीड, उसका अगर आप 5% भी निकालिए, जो हॉस्पिटलाइजेशन होता है 5 से 9% तक, जो दुनिया में इससे देखा गया था, जो एक रिकॉर्ड था, एक ट्रैक रिकॉर्ड दे सका था,
तो उसके हिसाब से तो आपके पास कोई फैसिलिटीज नहीं थी। आप इटली जैसी जिसका नंबर 1 नंबर 2 जो है मेडिकल फैसिलिटीज में थे, वो इस तरह से जो है बिल्कुल बिखर गए थे। ऐसे में सरकार के लिए, और बाकी सिर्फ इंडिया में नहीं, हर सरकारों ने उससे एक आइडिया लिया कि इसको इस वक्त जो है इसको प्रोटेक्टिव गियर में जाना चाहिए, इसमें जाना मेजर्स लेना चाहिए, और वो प्रोटेक्टिव मेजर्स लिए। लॉकडाउन था, उससे उस वक्त बहुत सारे काम हो गए। अब हम जो है वो प्रोटेक्शन से बाहर निकल सकते हैं, ताकि, और वो निकलते भी जा रहे हैं, हर इसमें निकलते जा रहे हैं। लेकिन एक बात कहूंगा, चूंकि आपने मुंबई की बात की, देखिए मुंबई की बात, आप इसी तरह की डेंसली पॉपुलेटेड जो है वो उत्तर प्रदेश भी है, वहां नंबर नहीं है इतने। क्यों नहीं है? 2-3 वजह है। देखिए मुंबई में भी जो नंबर है, अगर आप दुनिया के और कोने से आप अगर कंपेयर करेंगे तो भी बहुत कम है, चाहे आप अगर इटली से करें कम, बहुत कम है। जाहिर है यहाँ पर जो पॉपुलेशन बहुत डेंसली पॉपुलेटेड है, कुछ खामियां भी रही हैं स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में, लैक ऑफ एक्सपीरियंस भी तो जो है उसकी वजह से भी हुआ। साथ साथ आप देखिए तो यहाँ पर जो है बिल्कुल एक जगह पर इतने सारे लोग रहते हैं, जैसे आप जो बोलते हैं झोपड़पट्टी में बहुत सारे लोग रहते हैं एक साथ, एक रूम में। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मैं एक जगह पर जाके पूछा बांद्रा में कि भाई आप लोग क्यों बैठे चारपाई में, इतने सारे लोग जब लॉकडाउन है? बोला सर हमारे पास घर थोड़ी, हम तो झोपड़ी में जो 8 लोग हैं, आप परिवार के 2 लोग एक टाइम में सोते हैं, 2-3 लोग तो, बाकी लोग तो बाहर तो चारपाई पे ही बैठेंगे ना, कहाँ जाएंगे? हमारा कोई घर, पक्का घर तो है नहीं। तो ये सब परेशानियां हैं। लेकिन हमारा इम्यूनिटी जो है लेवल भी बहुत स्ट्रांग है, वो इसलिए यहाँ पर उसका इम्पैक्ट भी कम लोगों में हुआ। और अब जो है वो हर लोग चाहते हैं कि अब इसका जो है सब लोगों को, पहले सभी लोग डरे थे, अब सब लोगों का एक कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। अब धीरे धीरे जब लॉकडाउन खुल रहा है, लोग जा रहे हैं, हो सकता है कुछ लोग उससे संक्रमित हो जाए, लेकिन उसका इलाज भी मालूम है, और उसमें आपको पता है कि आप अगर कैरियर भी है तो आप अपने आप ही खत्म भी हो जाएगा। इसलिए कि इसमें जो है रहता जो है बहुत कम लोगों का, 5% लोगों को जो फेटली इम्पैक्ट करता है, बाकी 95% लोग इससे रिकवर हो जाते हैं। तो ये सब चीजें आज मालूम है, कल को आप मार्च के महीने में कोई मालूम नहीं था। तो मुझे लगता है कि अब बहुत राहत मिलेगी और इकोनॉमिक एक्टिविटी भी शुरू होगी, और बाकी जो स्टेट बॉर्डर पे जो रिस्ट्रिक्शन है वो भी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम खत्म हो जाएगा। जी सुरेंद्र राजपूत जी, समय कम है तो समापन वाला बातचीत रखिएगा जी। देखिए, हम 2-3 बातें बड़ी स्पष्ट कह रहे हैं। फिर से मैं आपसे बता दूं कि सरकार वो कबीर के दोहे पे नहीं चलती है, सरकार कभी नहीं चल सकती। बाकी सब लोग चल सकते हैं, अरोड़ा साहब हैं, अब मेहता जी हैं, या और सब लोग हैं, वो अपनी बातें कह सकते हैं, लेकिन सरकार के पास जिम्मेवारी का एहसास होता है। सरकार कभी कबीर के दोहे पे नहीं चलती कि कबीरा इस संसार में तान चदरिया सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी होए तो होए। ये सब नहीं चलने वाला। आप जिम्मेवारी से काम करना पड़ेगा, और सच बात यह कि पारदर्शिता से काम करना पड़ेगा, और पारदर्शिता के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है टेस्टिंग और ट्रेसिंग। और टेस्टिंग और ट्रेसिंग आप ध्यान से देखिए, पिछले 15 दिन में गुजरात में हर रोज कभी टेस्टिंग की फैसिलिटी नहीं बढ़ा रहे हैं। कुल जमा पूंजी उनके टेस्ट 2000 से 2500 के बीच में हो रहे हैं, और उसमें से आपको 250 से लेकर के 275 के बीच में रोज आंकड़ा दे रहे हैं वो लोग। यहां तक कि उन्होंने अपने म्युनिसिपल कमिश्नर को चेंज कर दिया, उन्होंने तमाम चीजें चेंज कर दी। हाई कोर्ट ने किस तरीके की टिप्पणियां की हैं गुजरात में, वो सारी कुछ देखने वाली, देखने योग्य बातें हैं। मेरा स्पष्ट रूप से कहना है कि जब तक आप पारदर्शिता नहीं रखेंगे, जब तक आप ये नहीं देखेंगे कि बीमारी क्या है, तब तक उसका इलाज संभव नहीं है। आप सिर्फ बीमारी के आंकड़ों के से डरने की वजह से टेस्टिंग को, ट्रेसिंग को कम मत कीजिए, लगातार बढ़ाइए, बिल्कुल आने दीजिए जितने ज्यादा आंकड़े आने हैं। टेस्टिंग कौन रोक रहा है? टेस्टिंग कौन रोक रहा है? हाँ, हर दिन बढ़ते जा रहा है। मैं बताता हूं आपसे, टेस्टिंग जैसे आपने ही कहा, आप अपने पूरे प्रोग्राम में देखिएगा, लगातार आप एक बात नीरज भाई कहते रहे कि टेस्टिंग से क्या होगा। लगातार आप लोग कहते रहे कि जिसको जरूरत नहीं उसको, अरे जिसको जरूरत नहीं 45 रुपए का टेस्ट क्यों कराएगा, लेकिन जिसको अगर कहीं कोई जुकाम है, बुखार है, संक्रमण है, उसको तो टेस्टिंग करानी ही पड़ेगी ना। आप हमसे उत्तर प्रदेश में पूछिए, आप हमसे उत्तर प्रदेश में पूछिए कि यहाँ का स्वास्थ्य विभाग भगा देता है, कहता है कि नहीं टेस्टिंग हम नहीं करेंगे। सवाल ये है कि लगातार स्वास्थ्य विभाग भगाता है, कैसे करेंगे? मुझे ये समझाइए ना आप। अगर 16 करोड़ की पॉपुलेशन है यूपी की, तो आप किसका से पूछिए।
कैसे करेंगे टेस्ट? आप मुझे ये नहीं बताइए। है कि उसे कोई वो नहीं, उसे कोरोना का कोई इन्फेक्शन नहीं है, उसे और इन्फेक्शन हुआ है, उसे जुकाम हुआ है, उसे सर्दी हुई है, उसे बुखार हुआ है, जिसको कोरोना दिक्कत का है, जो इन्फेक्शन नहीं हुआ है, सिम्टोमेटिक है, उसको उसका तो वो टेस्ट हो रहा है ना राजपूत जी, मैं वही तो कह रहा हूं। सिम्टम्स आ ही रहे हैं। सबका टेस्ट नहीं हो सकता सर नहीं हो रहा है, मैं आपसे यही कह रहा हूं नीरज जी। तो उसके मैं लिए यही कह रहा कौन हूं सी कि इस सरकार वक्त जिम्मेदार जो है? क्या सरकार महाराष्ट्र में हो रहा है? आप सरकार बार-बार में उदाहरण बहुत बड़ा गुजरात को दे रहे हैं, तो वर्ग महाराष्ट्र ये क्यों कह नहीं रहा दे रहे हैं? है आप कि दिल्ली को हम उदाहरण टेस्ट क्यों नहीं नहीं दे रहे करने देना हैं? ये चाहते। सिलेक्टिविज्म मत करिए ना। आप महाराष्ट्र को उदाहरण दीजिए जहां आपकी सरकार है। फिर से मैं बताऊं, दिल्ली सरकार 75% केंद्र सरकार के अधीन है और दिल्ली को हम लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के अधीन नहीं छोड़ सकते हैं। आप देखिए पुलिस वाले हमारे मर रहे हैं, हमारे स्वास्थ्य कर्मी मर रहे हैं, हम एक ये बिल्कुल नहीं कर सकते। और इसीलिए मैं राजपूत जी, आपको देखना है कि जिस दिन से ये शुरू हुआ है और आज जो आंकड़े हैं, आपको खुद एहसास हो रहा है कि पहले आपके पास कैपेसिटी थी 300, 500, 1000 तक के टेस्टिंग करने की, आज आपके हर दिन जो है 1.25 लाख टेस्टिंग हो रही है। तो जाहिर है टेस्टिंग तो बढ़, जो आप कह रहे हैं वही तो हो रहा है। बिल्कुल टेस्टिंग बढ़ते जा रही है। मेरा फिर यही कहना है जफर भाई, वुहान में दोबारा से 10 लाख टेस्ट रोज हो करके उन्होंने 10 दिन के अंदर में पूरे वुहान की 1 करोड़ आबादी को खत्म कर दिया टेस्ट करके। आप समझिए हमारी बात को। अरे भैया, टेस्टिंग आपकी आवश्यक है, क्योंकि जब तक आप टेस्ट करके ये पता नहीं करेंगे कि संक्रमण है या नहीं है, ये बहुत आवश्यक है। राजपूत जी कोई टेस्टिंग रोकने की बात नहीं कर रहा है। वुहान में 10 लाख टेस्ट रोज हो रहे हैं। अरे राजपूत जी, तो रोज आप विषय को विषयांतर मत करें, समय कम हो रहा भाई मेरा, आप समय खत्म हो रहा है, मुझे आलोक जी से बात करनी है। मैं दोबारा अपनी बात कंफ्यूजन है तो पैनल के सभी लोग फिर ध्यान से सुन लें कथनानुसार कि सभी लोगों का टेस्ट इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक क्यों टेस्ट कराने जाएगा आपके पास? या तो सरकार ये तय करे कि मैं घर से निकाल के सबका टेस्ट करूंगा। आप जो ज्ञान बांट रहे हैं राजपूत जी, महाराष्ट्र में कितने टेस्ट हो रहे हैं मुझे बताइए। ज्ञान कांग्रेस की सरकार है ना, यहाँ पे कितने लोगों को टेस्ट कर लिया आपने? बताता हूं आपसे, गुजरात रेड जोन वाले इलाकों में उन बिल्डिंग्स में जहां पे बाहर एक बैनर लगा दिया गया है कि यहाँ कोरोना पॉजिटिव मिला है, वहां भी टेस्ट नहीं हो रहे हैं। आप ज्ञान बांट रहे बैठे, हाली टेस्ट करो टेस्ट करो टेस्ट करो। क्या होगा टेस्ट करने से? आलोक जी मुझे दीजिए, दिक्कत में नीरज जी। जी आलोक जी, प्रायोजित कार्यक्रम की तरीके से भारतीय जनता नीरज जी। पार्टी के समर्थन में आलोक जी आप बोलिए। मैं एक दो लाइन कहूंगा राजपूत जी के। हाँ, बोलिए, आलोक जी, एक बोलिए। मिनट नीरज जी 1 मिनट दीजिए। नीरज जी मैं, हाँ बस मैं सिर्फ 1 मिनट ले रहा हूँ। अरे नीरज जी, अरे महाराष्ट्र गुजरात की बात नहीं है नीरज जी, 1 मिनट। मेरा निवेदन ये था, मैं राजपूत जी से भी कहूँगा, जो मजदूरों को यदि वही टेस्ट का 50,000, 10,000, 5,000 जो आप कह रहे हैं 7,000 भी देना है, बेहतर ये है कि यदि उसे 5,000 रुपये देने की बात भी कर रहे हैं तो जिला वालों से कहिए कि उनको सुनिश्चित करें उनके खाते में पैसे डाल दें, और वो घर में रहेगा तो ठीक हो जाएगा। इसी पैसे का उपयोग निजी ऐसे अस्पतालों में न दिया जाए जिसका दुरुपयोग न हो। अच्छा, कुछ अच्छे अस्पताल हैं, कुछ अच्छे अस्पताल हैं, अस्पतालों को मदद करें, लेकिन ये ना करें कि आप हाँ, अरे फ्री कैसे? सरकार वही क्या 1,000 करोड़ का नहीं पैसा है ना। अरे भाई, जिसको मजदूर को यदि मजदूरी मिल जाए, उसको कुछ काम मिल जाए, इस पैसे का उपयोग उसमें करें। 50,000 करोड़ इसमें डालने के बजाय 50,000 करोड़ में लघु उद्योगों के लिए और डाल दीजिए। जी ठीक है आलोक जी, एक छोटा जवाब में जैसलमेर लोगों को डालिए, बिहार में डालिए। डॉक्टर अरोड़ा 30 सेकंड बोलिए सर। हाँ, ये ऐसा है, ये बिल्कुल ठीक है। टेस्टिंग हर एक का नहीं हो सकता, ये बिल्कुल सही बात है। हम 135 करोड़ का टेस्टिंग नहीं कर सकते, लेकिन अगर किसी का सिम्टम आएगा तो उसका टेस्ट जरूर होना चाहिए। जो पब्लिक टेस्टिंग हो तभी पॉसिबल जब एंटीबॉडी टेस्ट होगा। जब IgG IgM एंटीबॉडी टेस्ट हो जाएगा, वो कॉस्ट भी कम रहेगी, करना भी आसान है, रिपोर्ट भी जल्दी आएगी, और उसी का फायदा होगा। हमें मालूम पड़ेगा कि कितने लोग जो हैं वो एक्टिव अफेक्टेड हैं और कितने उससे रिकवर हो चुके हैं। तो वो हमें उसकी वेट करना चाहिए, जबकि हमारी एंटीबॉडी टेस्टिंग इजीली अवेलेबल हो जाएगी। वो है RT-PCR हर एक का नहीं हो सकता, ये बिल्कुल ठीक बात है। जो कांटेक्ट में आया उसका होगा, या जिसके सिम्टम है उसका होना चाहिए। जी चलिए, मेरा समय बिल्कुल खत्म हो गया, मैं आप शो को यहाँ रैप करूँगा। मैं सिर्फ इतना ये कहना चाह रहा हूँ कि जो एसिम्प्टोमेटिक है उसमें सबका टेस्ट नहीं हो सकता। जो सिम्प्टोमेटिक है उसका टेस्ट हो रहा है। 33 लाख का नंबर अभी डॉक्टर साहब ने दिया है, उसका टेस्ट हो ही रहा है। तब फिर क्वेश्चन ये उठता जो आप सभी लोग कह रहे हैं कि इस लॉकडाउन को फिर खत्म करें। लॉकडाउन जैसे भी दुबे जी कह रहे थे कि सिर्फ नाम का रह जाएगा, बाकी सब काम अंदर हो रहा है। वैसे रेड जोन में भी सब काम हो रहे हैं, कोई कुछ काम रुका हुआ नहीं है।
तो इस परिस्थिति से हमें निपटना है और हम उस मुहाने पर खड़े हैं जहाँ पे हमको ये तय करना है 2 दिन बाद कि लॉकडाउन 5.0 चलेगा कि नहीं चलेगा। लेकिन जो भी हो, महामारी से लड़ने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए CNBC आवाज़।